हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो वैकेंसी नई आई है, आपको पता है 41 पोस्ट पे जो वैकेंसी है वो आई है। तो उसका जो पीवाई क्यू सीरीज है उसको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था। आपको पता है कि इसका जो पीवाई क्यू है वो कब पूछा गया है, तो 2014 में है, 2019 में इसका एग्जामिनेशन हुआ है और 2023 में इसका एग्जामिनेशन हुआ है। मैंने 2014 वाला प्री और मेंस का वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, और इसका पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को भी देख लीजिए और पीडीएफ को भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह से 2023 का प्री और मेंस दोनों है, उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। सारा वीडियो है उसको एक जगह यदि आप देखना चाहते हो तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाई क्यू। ठीक है, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाई क्यू करके एक सीरीज प्लेलिस्ट बना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो मैं आज इसको 2019 का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। ये पीटी का क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इस बार भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यह जो एग्जामिनेशन है वो मार्च 2019 में हुआ था। तो मैं सारे क्वेश्चंस को, जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उनको मैं काफी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, इसी का जब प्री होगा, मेंस होगा, तो वहां पे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। और यदि वो रिपीट होते हैं या फिर जो ऑप्शंस दिए रहते हैं क्वेश्चंस के, उनसे यदि क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, तो आपको वो सब क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होगी कि मैं इस वीडियो में क्या चीजें करने जा रहा हूं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर कर हम 1 टू 150 तक जाएंगे। तो पहला जो हमारा सवाल है वो जनरल स्टडीज का है। तो जनरल स्टडीज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की जो सीमा है, बाउंड्री है, वो 3 देशों से लगती है, 3 पड़ोसी देशों से जाकर बाउंड्री जो है वो लगती है। यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड क्या लगता है ऐसा कुछ? तो उत्तराखंड तो केवल और केवल चीन से लगेगा। ठीक है, केवल और केवल चीन से लगेगा। क्या ये नेपाल से लगता है? क्या ये नेपाल से लगता है? भूटान से तो लगेगा ही नहीं। तो ये 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम कहाँ आता है? मिजोरम नीचे आता है, त्रिपुरा आएगा। जैसे ये देखिए, ये यदि ये वाला ऐसे करके सिक्किम आएगा, सिक्किम बोल रहा हूँ, ये जो है वो असम आएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो यहाँ ना, ये वाला जो होता है वो नागालैंड होता है, ये वाला जो होता है वो मणिपुर होता है, और नीचे जो ये आता है ना ऐसे करके, ये मिजोरम होता है, ये मिजोरम होता है। और यहाँ पे आता है त्रिपुरा, जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपको पता है। तो ये तो नागालैंड, उसके बाद जो है मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मिजोरम कहाँ से लगाएगा? म्यांमार से बस लगा रहा है, और तो कहीं नहीं लगा रहा है। लेकिन वहीं यदि आप वेस्ट बंगाल की बात करें, असम भी नहीं लगाएगा, क्योंकि असम टोटल 7 जो स्टेट्स यहाँ पे 7 सिस्टर्स है, वहां 6 से लगाती है ये सीमा। लेकिन कंट्रीज की बात करें तो ये 3 कंट्रीज से नहीं लगाती है। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो वेस्ट बंगाल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो सीमाएं लगाती है। पहला तो ये बांग्लादेश से लगाएगी सीमा, दूसरा ये सीमा लगाएगी भूटान से, तीसरा ये सीमा लगाएगी किससे? तो तीसरा ये सीमा लगाएगी नेपाल से। देखिए, बांग्लादेश का जो ऊपर वाला पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है ना, वो ऊपर वाला कुछ ऐसे करके जाता है। ठीक है, ऐसे करके आता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इधर के साइड आपको भूटान देखने को मिल जाएगा, और इधर के साइड आपको इधर बोल रहा हूँ भूटान, इधर नेपाल हो जाएगा, और इधर भूटान हो जाएगा, और नीचे तो बांग्लादेश आपको पता ही है। तो यहां से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाकी आपको मैप की डिटेल जानकारी चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के प्रश्नों को आप याद करके सॉल्व तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो बंदरगाह है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह है?
दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है? तो आपको पता है कई सारे बंदरगाह हैं जिनके नाम जो है वो चेंज होते रहे हैं। तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। आप बताइए कि नावा शोवा जो बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है? तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है? ये मुझे आप कमेंट में बताइए। एन्नोर बंदरगाह है जो किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल आते हैं। आप मुझे बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो बंदरगाह है वो किस राज्य में है? किस बंदरगाह का नाम चेंज कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है? जैसे दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह को कर दिया गया है ना, ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, ये गुजरात में अवस्थित है। आप नावा शोवा देख लीजिए तितुकोरिन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तीसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? पूछा रहा है कि कौन सा जनसंख्या जो मैच्ड किया गया है वो मतलब गलत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है वो कहाँ है? सबसे अधिक जो शहरी आबादी है वो कहाँ है? तो गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक महिला अनुपात किस धर्म में है? तो ईसाई में है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अधिकतम आबादी घनत्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। गलत। 1106 कहाँ आ जाएगा? 1106 बिहार में आ जाएगा। देन पश्चिम बंगाल आएगा। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आएगा तो बिहार तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अधिकतम साक्षरता दर जैनों में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित जैव मंडल जो है वो आरक्षित क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है? बायोस्फीयर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है छत्तीसगढ़ में। तो अचानक मार कहाँ है? अचानक मार कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगस्ता मलाई कहाँ है? अगस्ता मलाई क्या है? क्या ये तमिलनाडु में है या फिर ये आंध्रा में है? ये दो ऑप्शंस आपको मैं देता हूं। ठीक है, 50-50 का चांस है। आप मुझे कमेंट में बताइए, बाकी इसका आंसर अचानक मार हो जाएगा। ठीक है, अचानक मार हो गया। क्या आपको पता है कि भारत में 18 बायो रिजर्व्स हैं? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है। तो ये ध्यान में आपको सारे के सारे ध्यान होने चाहिए। किसको कब मिला? पंचमढ़ी आपको पता है किस राज्य में है? पंचमढ़ी किस राज्य में है पता है? सिमलीपाल जो है वो किस राज्य में पता है? ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें आती हैं तो सही है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जो है वो बताओगे। ठीक है, पांचवा नंबर जो सवाल है वो थोड़ा करंट टाइप सा आप रख सकते हो इसको, कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है वो किसके पेमेंट से बना? कौन सी कंपनी थी, कौन सा बैंक था जिसने लोन दिया था इसके लिए? इस टाइप के ये प्रश्न जो है वो पूछा गया, तो आपसे पूछा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है ना वो सही नहीं है। मुंबई बेंगलुरु आर्थिक गलियारा ब्रिटेन के सहयोग से बना, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये करंट से रिलेटेड है, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी आपसे पूछा रहा है, तो जैसे ही सबसे लंबी नदी आपको आएगा तो आपके दिमाग में तो ब्रह्मपुत्र आएगा। ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, अब क्या किया जाए? तो आपके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है। तो दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं, क्योंकि ये गंगा की तरह ही लंबी है। ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया भी था। ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा स्ट्राइक करेगा दिमाग में तो चल जाएगा। इसकी जो लेंथ है अराउंड 1465 के आसपास होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो है वो वेस्टर्न रिवर है, मतलब कि कौन-सी ऐसी नदी है जो इधर बहती है, और इधर जो भी नदी बहेगी मतलब लेफ्ट साइड में पश्चिम की ओर जो भी नदी बहेगी वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करेगी, वो एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, वो एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करेगी। वहीं जितनी भी नदियां हैं जो पूरब साइड में बहती है वो सारी की सारी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी, और वहां पे द्वाब क्षेत्र भी आता है। द्वाब उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पे दो नदियों के बीच की भूमि, ये एक नदी जा रही है और ये दूसरी नदी जा रही है, तो इन दोनों के बीच की ये जो भूमि है ना वो काफी फर्टाइल होता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर समृद्ध होता है, फर्टिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो दोआब कई सारे आपको मिल जाएँगे। तुंगभद्रा का दोआब जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, कृष्णा गोदावरी का दोआब हो गया। अब आप बताइए कि नर्मदा जो है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? गोदावरी जो है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ है? क्योंकि नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो हाल ही रिसेंट के जो एग्जामिनेशंस है वहाँ पे पूछा गया है। तो इसी तरह से ना हर रिवर है उसका ओरिजिन आपसे पूछा जाए, एटलीस्ट कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी ये सब का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब सवाल आप रहा है आपके कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं,
पेनिनसुलर इंडिया को, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब पहले आपको सबसे बड़ी हाइट वाली आएगी, उसके बाद जो है वो छोटी 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 ऐसे करके आएगी। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर अवरोही क्रम अनुसार सजाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सजाना है। देखिए क्वेश्चन को मैं बताता हूं। ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है पेनिनसुलर इंडिया। अब इस पेनिनसुलर इंडिया में आपसे बोला है ये वेस्ट है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है, ईस्ट है। तो आपको बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सजाना है। चूज द ग्रुप ऑफ पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की ओर हाइट के अकॉर्डिंग इसको आपको सजाना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको राज्य पता होने चाहिए, किस राज्य में कौन सा जो है वो अवस्थित है। तो आप अनाईमुदी देखिए। अनाईमुदी कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल, इस अराउंड कहीं आपको मिलेगा। तो अनाईमुडी जो है वो अन्नामलाई जो पर्वत है उस पे अनाईमुडी है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो डोडा बेटा, उसके बाद जो है वो डोडा बेटा आएगा। उसके बाद गुरु शिखर आएगा, फिर महेंद्रगिरी आएगा। तो अनाईमुडी ना है, वो साउथ का सबसे बड़ा है। और अनाईमुडी जो है वो साउथ का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा यदि साउथ की चोटी है तो वो अनाईमुदी है। उसके बाद जो दूसरी आती है वो डोडा बेता आता है। तीसरा जो है वो ऊंचाई के अनुसार गुरु शिखर है, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अराउंड 1700 के आसपास आएगा। ये अराउंड 2689 के आसपास आएगा, और ये भी 2600 के आसपास ही आता है। उसके बाद महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी दो है, पहला महेंद्रगिरी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और दूसरा जो महेंद्रगिरी है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा। तो महेंद्रगिरी जो उड़ीसा वाला है ना, ये पश्चिमी पूर्वी घाट की, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी यदि वो महेंद्रगिरी उड़ीसा वाला है। लेकिन यदि वो महेंद्रगिरी तमिलनाडु वाला है तो वो पूर्वी घाट से रिलेटेड कोई नहीं है। ठीक है। बाकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री जिसको कहा जाता है वो डोडा बेटा हो जाएगी, और अनाईमुदी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो ऐसा करके आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। बाकी यहाँ वेस्ट टू ईस्ट का उतना महत्व नहीं है, मेन महत्व आपको हाइट को ही रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज में फ्रेम किया गया है। ठीक है। आपसे कुछ जनजातियां हैं वो पूछी जा रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजातियां हैं जो मेल नहीं है। ठीक है। कौन सी जनजातियां हैं जो पेयर्ड बनाया गया है वो मैच्ड नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बुक्सा जो है वो त्रिपुरा में है, सही है। ठीक है। डांग जो है वो गुजरात में है। बोडो जो है वो असम में है। बोडो, डोगरी, संथाली, ये आपको याद है ना, भाषा जो है वो ऐड किया गया था संविधान में, बोडो, डोगरी, संथाली। ठीक है। नमक, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है। ऐसे करके आपने नमक भी याद किया होगा। तो यहाँ से टोडो जो है ना वो उड़ीसा में नहीं है। टोडा जो है वो उड़ीसा में नहीं है। टोडा अराउंड आपको जो साउथ इंडिया है ना वहां पे आपको मिल जाएगा टोडा जनजाति, तमिलनाडु के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो बताया गया है कि कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना है। अब आपको बताना है कि कौन सा सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, और वहां से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर का जो सवाल है, कामुथी तमिलनाडु में, ये करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। भादला गुजरात में नहीं है। ठीक है। भाड़ला राजस्थान में है, करंट से है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है वो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन अर्बन एरिया। शहरी एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पॉल्यूशन में कौन सा करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो कौन करता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, जो कि जो व्हीकल इमिशन होता है वहां से निकलता है सबसे ज्यादा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। देखिए होता क्या है ना, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और दोनों जो रिएक्शन है वो परमानेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हीमोग्लोबिन है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा ना तो ये परमानेंट रिएक्शन हो जाएगा।
ये जो है वो परमानेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि इसके बाद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए बचेगा ही नहीं। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही कैसे, जब वो पहले ही बॉन्ड बना चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में कैसे होगा? वो तो हीमोग्लोबिन से ही होता है ना, हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन में, तब ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन जब ये जुड़ेगा ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बना के इसको लेके चला गया, तो जब किसी को आपको आपकी गर्लफ्रेंड को कोई लेके चला गया तो आप उससे फिर कैसे मिल सकते हो? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है जिस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी हो गई मतलब आपका ब्लड जो है वो उसकी कमी हो गया, और ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपका टाइम टाइम फिश हो जाएगा, मतलब आप खत्म हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट सवाल मेडिएवल इंडिया से पूछा जा रहा है। 11वां नंबर का सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? ठीक है, दिल्ली सल्तनत जिसको जो सुल्तानों का काल भी कहा जाता है, जो कि गुलाम वंश से स्टार्ट होता है और जो सैयद के बाद लोदी वंश तक ये चलता है। ठीक है, लोदी वंश तक चला है, अ, चलता है, लोदी वंश तक ये चलता है, आपको पता होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ से जो तुगलक है वो सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। तुगलक जो है वो सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। गुलाम वंश जो है वो इसको स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है वो तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी, सैयद और लोदी, ठीक है, ऐसे चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर पानीपत का युद्ध होता है और उसके बाद जो है वो मुगल आ जाते हैं यहाँ। मुगल, फिर मुगलों के बाद जो है वो अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों के बाद भारत आजाद हो जाता है, यही क्रम चलता है। 12वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा जो घटना है काल क्रम अनुसार पहला है, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इज द फर्स्ट क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजिकली यदि सजाएं तो सबसे पहले हुआ था, तो डुप्ले ने फ्रांसीसी राज्यपाल बना। डुप्ले जो है वो फ्रांस का राज्यपाल बना, गवर्नर बना फ्रांस का। वो घटना कब हुई थी? पहला तो ये है। दूसरा जो है वो उच्च का पहला बेड़ा भारत पहुंचा। पहला जो बेड़ा था वो पुर्तगाली, आप मान सकते हो। ऐसा कुछ उच्च तो होगा नहीं, क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत है। तो पुर्तगाली बेड़ा ऐसा करके कुछ उच्च का बेड़ा, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को, मेरा फिर से वेरीफाई इसको करना पड़ेगा। बाकी इसका आंसर जो है ना अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। वो गोवा का पहला राज्यपाल बना था। ये सवाल, इसका आंसर यही है। ठीक है, बाकी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ जब आपको सेंड करूंगा तो 12वां नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वो युद्ध को क्रम में आपको सजाना है कि निम्नलिखित युद्ध का कौन सा काल क्रम जो है वो सही है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला है हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहला है हल्दी घाटी का युद्ध। वो कब हुआ था? पानीपत, बक्सर, पलासी। ये तो आपको सीधा सा याद आएगा कि पलासी के बाद हुआ था बक्सर, तो ये तो गलत हो गया। पलासी के बाद हुआ था बक्सर, सही है। ठीक है, पानीपत, हल्दी घाटी तो बहुत पहले हुआ है, तो हल्दी घाटी हुआ, पानीपत हुआ, पलासी हुआ, बक्सर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? कौन सी जो घटना है वो पहले हुई? तो नील क्रांति हुई, होम रूल लीग आंदोलन हुआ, तो ये तो 1916 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नील क्रांति 1917 के आसपास आप मान सकते हो। तो ये चंपारण सत्याग्रह से इसको जोड़ के तो ऑप्शन नंबर सी 14 का बनेगा। ठीक है, 14 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नील क्रांति क्या चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये चंपारण सत्याग्रह से कभी नहीं जुड़ा हुआ है। 1917 चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो नील क्रांति हुई ना वो 1859 से लेकर 60 के आसपास स्टार्ट हुई थी। तो इस कारण से ही ना आपका ऑप्शन बंगाल विभाजन नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा जो है किसका राजधानी रहा है। ठीक है,
कौन सा जो है वो किसका राजधानी रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को राजधानी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कौन सा नंबर का सवाल है? 15वां नंबर का सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 नंबर का जो सवाल है आप देखिए। पहला तो ए जो है वो राष्ट्रकूट है। पहला जो है वो ए है वो राष्ट्रकूट है। तो राष्ट्रकूट जो है उसका राजधानी कहाँ था? तो राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो मान्याखेत थी। राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो मान्याखेट थी। उसके बाद पांड्य है। पांड्य है। पांड्य की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। उसके बाद चोला है। चोल जो है जिसको चोला इंग्लिश में आप कहोगे। ठीक है। तो चोल जो है चोलों की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। और होयसल जो थे वो हिलीवीडु थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो 15वां का ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वो आज भारत का अंग नहीं है। ठीक है। तो मत्स्य, सूरसेन, गंधार, कौन सा अंग भारत का नहीं है? तो ये जो गंधार है ना, ये भारत का अंग नहीं है। ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। गंधार कहाँ है मुझे आप कमेंट में बताइए। आप ये भी बताइए कि महाजनपद में कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत में नहीं है। आप ये भी बताइए कि महाजनपद में कितने महाजनपद हैं जो बिहार में अवस्थित हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार पहला हुआ है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, या फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कौन कब हुआ है? ठीक है। कौन कब हुआ है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो आपको पता है 1828 में हुई। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 के आसपास आपको जानने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज आता है। तो जो सत्यशोधक समाज है वो 1873 में हुआ। प्रार्थना समाज है वो 1867 में हुआ। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आता है? तो ब्रह्म समाज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? कौन सा मुगल शासक था जो सबसे लंबे समय तक भारत पे शासन किया था? तो एवरीवन नोज दैट अकबर हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसका आपको याद रखना है कि किसने किसकी स्थापना भी की थी, ये भी पूछा जाता है। आत्माराम पांडुरंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो आर्य समाज भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ऐसे करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 19वां नंबर का सवाल आता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? इस तरह के प्रश्न देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा पहले हुआ था। तो आई थिंक टाइपिंग में ही आंसर बता दिया गया है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखता हूँ कि कौन सा पहले है। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत 1976 में, 1776 में तो आया नहीं था, 42 में आया था। तो क्रिप्स मिशन 42 आप लिख लो। ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 लिख लो। खिलाफत 1920 के आसपास हुआ था। गांधी इरविन 1932 में हुआ था। तो इससे पहले आपको कौन सा मिलेगा? तो सबसे पहले आपको होम रूल मिल जाएगा। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भुवनेश्वर बिल्ल प्रदेश की केंद्रीयता, सिलचर ईश्वर की जो है वो अद्वितीय और मानवीय समानता कहते हैं। सामंत जो है वो सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय था। शगुन ब्रह्म का मतलब होता है कि परमात्मा का वह रूप जो सत्य, रज और तम तीनों गुणों से युक्त हो। तो आपको बताना है कि ये क्या है। भुवनेश्वर क्या है? सिलचर किस लिए जाना जाता है? सामंत किस लिए जाना जाता है? शगुन ब्रह्मा किस लिए जाना जाता है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो 20वां नंबर का जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये बी और सी सही है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की गतिविधियों से संबंधित है? नगर पालिका, नॉट नगर पंचायत। तो 21वां नंबर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 12वीं अनुसूची जो है वो इस पे बात करता है। ठीक है। 12वीं अनुसूची इस पे बात करता है। ये आपको पता होगा। 9वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची सब आपको याद होना चाहिए। पंचायत 11वीं अनुसूची है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा योजना का सुझाव
जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? पूरा स्कीम का सुझाव जो है वो दिया गया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, ऐसा कुछ इसका होता है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम होगा। तो 22वां नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि तक भारत की सेवा दी है? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो 2 बार रहा है, तो भारत में राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 53 में कही गई है। क्या आप बता सकते हो कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार तक हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार तक बन सकता है? ये बात आप मुझको कमेंट में बताइए। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने 2 बार जो है वो टर्म लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र से बाहर अवस्थित है? ठीक है। कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जिसका मुख्यालय है उस क्षेत्र से ही बाहर है? तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे देखने को मिल सकते हैं। तो इसका हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज इसका आंसर होगा, क्योंकि ओपेक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि यूरोपियन कंट्री एक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में यदि हम कहें तो वर्तमान के हिसाब से ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी की हम बात करें तो अभी सुमन बेरी है। ठीक है। सुमन बेरी अभी है। तो ये बात आपको ध्यान रहे। इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके सीईओ होते हैं, सीईओ ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये सुब्रमण्यम है, अनंत नागेश्वरम सुब्रमण्यम। तो ये ध्यान ध्यान आपको रखना है। नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग था। नीति आयोग जो है वो उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में समवर्ती सूची, जो कंकरेंट लिस्ट का विचार जो है वो भारतीय संविधान में लिया गया था? देखिए, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में बात की गई है 3 प्रकार के लिस्ट की। 3 प्रकार के लिस्ट की बात की गई है। पहला जो लिस्ट है वो संघ सूची होता है, जो स्टेट की लिस्ट होती है। स्टेट माने कहने का अर्थ केंद्र सरकार की लिस्ट है। तो संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ में संघ कानून बनाता है, राज्य में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती में दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। लेकिन वैसे कानून जब दोनों मिलके बनाया जाए तो उसमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी? तो संघ की रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एक रेसिड्यूअल आता है, अवशिष्ट शक्तियां भी आती है, जैसे अंतरिक्ष है, वो कहाँ आती है? तो ये अवशिष्ट शक्तियां में आएगी। इसरो क्या है? वो अवशिष्ट। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो रेसिडुअल पावर जो होता है, अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो संघ के पास होता है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई है? तो वो कनाडा से लिया गया है। ये भी सवाल बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रेसिडुअल शक्तियां कहाँ से ली गई है। ठीक है। उसके बाद हमसे जो पूछा जा रहा है कि कनकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनकरेंट लिस्ट है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई है, फ्रांस से कौन कौन सी चीजें ली गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से क्या चीजें ली गई है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है इस टाइप के, तो सारे आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन स्तर पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन इस पे बात करता है। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका पे बात करता है। ये नगर पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत पे बात करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1993 बलवंत राय मेहता समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएल सिंघवी जो है, एमएल सिंघवी जो समिति है वो उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनाइजेशन करने की, मतलब संवैधानिक मान्यता देने की इनको। इसमें 33% आरक्षण की बात की जाती है। बिहार उन राज्यों में शामिल है जो 50% आरक्षण देता है। इसमें रोटेशन जो होता है, जो आरक्षण जो होता है वो रोटेशन पे चलता है। बहुत सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 243 में वर्णित है।
ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था 243 डी में की गई है। बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 243 के में कौन सा वर्णन किया गया है, 243 आई में क्या लिखा गया है, 243 जी में क्या लिखा गया है, सारे जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई इनकम से रिलेटेड जैसे ही आएगा तो वित्त आयोग की चर्चा है। के में जो है वो चुनाव आयोग की चर्चा है, राज्य चुनाव आयोग, ध्यान रखना है। विधानसभा का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, तो विधानसभा का भारतीय चुनाव आयोग करवाती है। लेकिन जैसे ही पंचायत का चुनाव आएगा वो उसको करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा का अध्यक्ष है, ये आपसे पूछा रहा है। तो रिसेंट के हिसाब से जो राज्यसभा के अध्यक्ष है वो आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ कहाँ वर्णित है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी के कौन है, तो अभी के वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आर्टिकल 65, भारतीय संविधान का आर्टिकल 65 क्या किस चीज की चर्चा करता है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। बाकी आप करंट के हिसाब से इसको नहीं देखना है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन कहने का अर्थ कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को फिर से देख सकता है कि क्या कुछ मैंने गलत किया था, क्या कुछ मैंने सही किया था, ये बात यहाँ पे होती है। तो इनमें से बोल रहा है ना कि कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो पहला जो है वो संसद द्वारा पारित कानून को क्या वो देख सकता है, नहीं देख सकता है, इस पे बात होती है। तो ठीक है, इसको देख सकता है कि क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, नहीं कर रहा है। विधानसभा द्वारा पारित कानून देख सकता है। कार्यकारी आदेश और अध्यादेश इनको भी देख सकता है। और अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, अधिकार है, अधिकार है। यही न्यायिक पूर्वावलोकन जो है वो कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो आर्टिकल 129 में बात की गई है। यही सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 215 के आसपास हाई कोर्ट में जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जो भी कोर्ट बोलती है ना वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, उसी निर्णयों को ध्यान में रखकर आगे निर्णय दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष कौन सा हो जाता है, इंटर स्टेट कमिटी कई सारी बनती हैं तो उनके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ये बात आपको ध्यान रखते हैं, प्रधानमंत्री कई सारे जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। एक लिस्ट आप बनाइए और उसको आप कमेंट में बताइए। बाकी मेरे पास लिस्ट है तो मैं उसको आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र कौन सा जो है वो किस क्षेत्र में आता है, इकोनॉमिक्स से सवाल है। तो प्राइमरी सेक्टर जो भी आता है, कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद जो है वो टर्शियरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसके बाद पंचक क्षेत्र हो गया। तो ऐसे करके आपको सवाल पूछा जाता है। तो ये बात ये जो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इस प्राइमरी सेक्टर जो है वो कच्चे माल का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाएगी। टर्शियरी सेक्टर मतलब तृतीय जो क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र आएगा। द्वितीय जो क्षेत्र है वो निर्माणाधीन आएगा। तो पहला का 3 हो जाएगा, ए का 3 होगा, बी अभी छोड़ो, 3 का सी का क्या आएगा, तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र आ जाएगा। तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में निर्माण वाला आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 3, तो 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3। उसके बाद जो है वो उच्च स्तरीय निर्वहन जो होता है वो पंचक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा, नॉट ए। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ना वो बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधार को किया था। दूरगामी आर्थिक सुधार कहने का अर्थ आपसे पूछा रहा है 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किसने किया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे
वो नरसिम्हन राव थे और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। अब यहाँ पे आप फंस गए कि क्या ही जो है वो हम कहेंगे। तो यहाँ पे वित्त मंत्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी करंट है तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, आपको याद होगा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। 24 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो एस जी एस वाई मनरेगा भी है। हृदय क्या है? हृदय जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ है। टूरिज्म का जो है वो उसको बढ़ाना है। ऐसा कुछ ये प्लान जो है वो बनाया गया है। तो हृदय ग्रामीण से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी डीडीयू जीकेवाई जो दीनदयाल उपाध्याय करके है ये भी है। स्वर्ण ग्राम जयंती करके ये है, ये भी है। मनरेगा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। नीति आयोग जो इंडेक्स आता है, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, उसमें से कौन सा मैच नॉच मैच है? तो ये करंट अफेयर से है, तो इसको मतलब आप छोड़ ही दीजिए। बाकी नए नए आते रहते हैं तो नया डेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गरीबी मुक्तता का जो सूचकांक आता है एसडीजी इंडेक्स में, उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा है? तो उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्मकृत असमानता, ठीक है, कर्मकृत असमानता, वर्क प्लेस इनइक्वलिटी मतलब वर्क प्लेस पे जो इनइक्वलिटी होता है उसके संबंध में लक्ष्य स्तर नीति आयोग के अनुसार को दर्शाता है। तो 37वां नंबर का जो सवाल है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में सबसे नीचे आता है? तो सबसे नीचे जो आता है वो आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है, तो 39वां नंबर जो है वो नहीं है की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी करंट से है तो करंट नहीं है। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, टी बोर्ड कोलकाता में है, स्पाइसी बोर्ड जो है वो कोचीन में है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जो कांडला में भारत का सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला बनाया गया था, SEZ, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा SDG तमिलनाडु में है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को अपनाया था? सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक को हरियाणा ने अपनाया था। हिंदुस्तान टाइम अखबार पत्रिका ने नियमित लेख रूढ़ फूड कौन लिखता है? तो करंट से रिलेटेड है, तो ऐसा आपको प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है। वीर सांघवी आंसर है। करंट से रिलेटेड है। मलेशिया के 16वें राजा करंट से रिलेटेड है, ये भी करंट है। आरटीआई के तहत नियुक्त बिमल जलान समिति जो पूंजी सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंकों को अपना भंडारण कैसे संभालना चाहिए, के उपाध्यक्ष कौन है? तो विमल जलान समिति, बस याद रखिए कि किससे रिलेटेड है, तो पूंजी सुझाव देने के लिए बनाया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जो इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को किया गया है। बाकी एक यूनेस्को वाला भी करंट से है। झांसुगुड़ा भी करंट से है। झांसुगुड़ा हवाई अड्डा उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद पुस्तक जो है वो लेस, लेस के लेखक कौन है? ये बात आपसे पूछी गई, तो जो लेस है उसके लेखक ऑप्शन नंबर बी एडविन ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको ध्यान में मतलब करंट है क्या ही ध्यान में रखोगे। अब हम साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स से कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। बाकी मेन होता है कि उसका प्रोडक्ट
जो केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज में प्रोडक्ट जो है उसके मॉलिक्यूलर चेंजेज उसमें आते हैं, और फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर चेंजेस नहीं आता है। ये मेन डिफिनेशन है। लेकिन सीधी सी डिफिनेशन है, आप याद रखो कि वैसा पदार्थ जिसको आप एक बार बदल दिए तो उसको फिर से उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, जिससे उनको बदला है तो वो केमिकल चेंज होगा, और जब चेंज कर पाओगे तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पूछ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है मतलब कि फिजिकल नहीं है। तो जब बर्फ से जल बना तो जल से बर्फ भी तो बन जाएगा। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिला दिए तो दोनों को छाट भी तो सकते हैं। मोम पिघला दिए तो फिर मोम को बना भी तो सकते हैं। ये तो फिजिकल चेंजेस साले हो गए। लेकिन लोहे में जैसे ही जंग लगता है तो लोहा खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लोहे को बिना जंग वाला फिर से आप कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। साउंड के रिगार्डिंग आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो बताइए कि साउंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, ऐसा थोड़ी है। ठोस में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, गैसीय में थोड़ी ज्यादा होती है, तो ठोस में ज्यादा होगा। तो ये गलत हो गया। आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है। दूसरा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, तो आपको पता है कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। ध्वनि निर्वात में संचालित हो सकती है, गलत हो जाएगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम से गुनी पर निर्भर नहीं करती जिसमें यह संचार गुण, गुनी नहीं, कैरेक्टर गुण हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। निर्भर तो करता है भाई, तभी तो जो साउंड हर चीज में अलग अलग होता है। एयर में अलग है, आयरन में अलग है, एल्युमिनियम में अलग है। उसके कैरेक्टर पे निर्भर तो करता है तब ना। 53वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सदिश है। वेक्टर आपसे पूछा रहा है। वेक्टर क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है कि डिस्प्लेसमेंट आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा कभी आपने सुना है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है? उसके बाद दूरी, दूरी किधर जा रहे हो नहीं बताओगे फिर भी कोई फर्क पड़ेगा। मास, स्पीड। तो इसमें से पूछा रहा है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये पूरी दूरी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 54 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता है। मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें नहीं उपयोग किया जा सकता है। तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम होगा, लेकिन हीलियम थोड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 की बात करें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके खाली स्थान को माप है। द्रव्यमान जो है उसका क्या माप करता है? उसके थ्रस्ट को माप करता है, इनर्शिया को, वेट को, प्रेशर को। द्रव्यमान किसको माप करता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जो जो द्रव्यमान है उसके वेट को माप करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। न्यूमेरिकल है। विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा? ठीक है। उससे कितना जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव को, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए कौन सा यंत्र है उसको उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्ट मीटर है, उसको यूज जो है वो किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का आप बताइए, एमीटर को इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए आता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर आप जरूर बताइए कमेंट में कि इसको किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुझसे समय कौन सा रंग प्रकाश सबसे कम झुकता है? ठीक है, वो बोल रहा है ये वाला कंडीशन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जब प्रिज्म से एक प्रकाश हम गुजार रहे हैं तो
सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे जाती है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है यही चीजें, ऐसे कुछ आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो सबसे ज्यादा मुड़ेगी, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम मुड़ेगी। तो ऐसे सवालों को आप वेवलेंथ से बनाते हो, ठीक है। वेवलेंथ से इसको बनाया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रेड हो जाएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो सबसे कम झुकेगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती है तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। विद्युत धारा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती है तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 60वां नंबर का सवाल है कि आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में नापा जाता है, तो 60वां नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन क्या होता है कि ठोस जो है वो सॉलिड है, सीधा गैस में चला जाता है, सीधा गैस में चला जाता है, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो जो आपको द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज एंड यूज द गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इट टू लिक्विड स्टेट, तो यही ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट को जाने को क्या कहते हैं, ये मुझे आप बताइए, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पर्यावरण की कार्य की इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट को, तो इसका जो होता है वो इकोसिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 है कि नोबेल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनके जो है वो अणु कैसे होते हैं। इनमें इनर्ट गैसेस इनको कहा जाता है, इंग्लिश नोबेल गैस ये है, ठीक है, नोबेल गैस यहाँ पे बोला जा रहा है, इनर्ट गैस भी बोला जाता है। तो इनके डाई एटॉमिक होते हैं, क्या होता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो मोनो एटॉमिक है, ठीक है, इसमें एक एटम होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 64 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कोलाइड क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल जो है वो बार बार देखने को मिल जाता है। तो कोलाइड एक विषमंगल मिश्रण है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो चीजें होती है, तो होमोजीनियस उसको बोलेंगे जहां से कोई मिक्सचर आपका है, उस मिक्सचर से कहां से कहीं से भी तुम उठा लो, तो वो उसका रेशियो हमेशा सेम होगा, तो वो होमोजेनियस हो गया। हेट्रोजेनियस में रेशियो सेम नहीं होगा, जैसे बालू को मिला दो कंकड़ से, तो ऐसा थोड़ी है कि जितना कंकड़ उठाओगे उतना ही बालू आएगा। लेकिन जैसे ही किसी और चीज को चीनी में पानी मिक्स करते हो, तो जितना चीनी आएगा उतना ही पानी हर में आएगा, मतलब आप मिक्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, सारा रेशियो फिक्स रहता है, तो वो होमोजेनियस। रेशियो नहीं फिक्स रहेगा तो वो हेट्रोजेनियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, कोलाइड हेट्रोजेनियस हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है, वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, पत्तियों से देखते हो पानी निकलता है, तो वो कब होता है, कब ज्यादा इवोपरेट होता है, इवोपरेशन कब ज्यादा होता है, तो सतह क्षेत्र जब बढ़ जाएगा, पत्तियां की जब साइज बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो यस। सतह का क्षेत्र कम होगा, नहीं। आर्द्रता बढ़ जाएगी जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वातावरण में पहले से ही ह्यूमिडिटी है, वातावरण में पहले से ही जब ह्यूमिडिटी है, पहले से ही पानी है, तो ज्यादा पानी वातावरण क्यों लेगा, तो यह भी गलती हो जाएगा। वायु की गति कम हो जाएगी, जब वायु की गति कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, वायु की गति कम होने से वो जो है वो एयर जो है, एयर की जब गति कम होगी तो खुद ब खुद जो है वो जो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि एयर ही तो वाष्पीकरण में थोड़ा सा इसको इधर उधर ले जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये क्या है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है तो वो कुचालक होता है, इस क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 के आसपास होता है, 7 के आसपास क्या 7 ही होता है, तो इस कारण से ये कुचालक होता है, मतलब कि कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर इसको कहते हैं। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, 68 नंबर का सवाल है, कास्टिक पोटास है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, कास्टिक पोटास। ठीक है, कास्टिक पोटास। 69, साबुन का जो को प्रोडक्ट कौन सा है? साबुन का को प्रोडक्ट कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, साबुन का जो को प्रोडक्ट है वो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरीन, पेयर्स साबुन देखिए, वो पेयर्स में ग्लिसरीन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नो केमिकल्स, ओनली ग्लिसरीन्स। चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्माण हो जाता है जो उसे काला कर देता है? अच्छा सवाल है। चांदी तांबा को हरा कर देता है, तो उस पे ऑक्साइड का ही कुछ परत आता होगा। लेकिन अब कौन सा ऑक्साइड आता है, ये भी तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा ना, कि ऑक्साइड कौन सा। तो वो ऑक्साइड आता है Ag2S। Ag2S, ठीक है, सल्फाइड है, उसका ऑक्साइड आता है। उसी तरह से जो है वो कॉपर पे ऑक्साइड आता है। आप बताइए कि कॉपर पे कौन सा ऑक्साइड आता है? किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? लिंग गुणसूत्र जो है वो किसमें पूर्ण होता है? तो क्या लड़कों में होता है, क्या लड़कियों में होता है, दोनों में होता है, नहीं होता है? तो आपको पता है कि जेंडर डिसाइड कौन करता है? लड़का करता है। मतलब इसका मतलब इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें पूर्ण नहीं होगा, एक्स एक्स होगा, एक्स वाई, तो एक्स एक्स किसमें होगा, एक्स वाई इसमें होगा। तो पूर्ण गुणसूत्र जब नहीं होता है, 22+22 होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो नहीं होता है, ये आपको पता है। तो 71 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। इसी कारण तो पुरुष जेंडर डिसाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि पीनियल ग्लैंड, फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है, पीनियल ग्लैंड इज द पीनियल ग्लैंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। जो पीनियल ग्रंथि है वो प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। तो अमीनो एसिड ही तो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कुछ तो क्वेश्चन में टाइपिंग में भी मिस्टेक दिख रही है मुझे। मनुष्य में शुक्र तंत्र का एक भाग है जो स्पर्म्स होता है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट कौन सा है? तो ये बात आपको ध्यान में रखा है। अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन इज, तो इसका जो आंसर होगा वो एक्सक्रेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। ये पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में श्वसन किससे होता है? तो क्लोरोफिल से होता है, वाटर से होता है, ब्लड से होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड के अंदर भी कुछ आपको दिया है तो हीमोग्लोबिन तो जो है वो श्वसन पिगमेंट हो जाएगा। तो 74 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म, कोलीफॉर्म आपसे पूछा रहा है, कोलीफॉर्म। तो कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म है या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम दर रट लिएगा। आईयूसीडी का उपयोग किसमें किया जाता है? आईयूसीडी है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो कॉन्ट्रासेप्टिक में यूज किया जाता है, गर्भ निरोधन में यूज किया जाता है, कॉपर टी, कॉन्डम, या फिर एक टैबलेट भी आती है अनवांटेड कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? तो मलेरिया आप जानते हो कि उत्पन्न जो होता है वो कैसे होता है? तो मच्छर जो मादा एनोफ्लिस मच्छर काटता है उससे होता है। तो ये प्रभावित मलेरिया किसको करता है? तो मलेरिया जो है वो प्रभावित करता है लीवर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हवा द्वारा नहीं फैलेगा तो कॉमन कोल्ड। तो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तो रोग कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हवा द्वारा बैक्टीरियल फैलता है, वायरस फैलता है, ऐसे करके तो नहीं पूछा गया है। तो आपको सीधा बीमारी का ही नाम दे दिया गया है कि कौन सा जो है वो है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। कॉलरा, जो इसको हैजा कहते हैं, वो नहीं फैलेगा। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है। तो जीवन कहाँ है पृथ्वी पे? जल मंडल में रहते हो, स्थल मंडल में रहते हो, जीव मंडल में रहते हो, तो जीव मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो 79 है, तीनों जब मिलता है ना तब जाकर जीव मंडल का क्रिएशन होता है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जब ऐसे ऐसे मिल जाएगा तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, यही जो है वो जीव मंडल कहलाता है और यहीं पे जीवन है। निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं का वर्ग नहीं है? जंतु जो है वो वर्ग, जंतु का वर्ग नहीं है। तो पोरीफेरा, ऑर्थोफेडा, मोलस्का, ऐसे करके आपसे पूछा रहा है। तो जंतुओं का वर्ग जो है वो निमोटेड, जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म जैसे ही आएगा तो ये जंतु तो है नहीं, ये पेड़ में चला जाएगा। प्लेटा हेलमिंथ ये दोनों है लेकिन जिम्नोस्पर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ये बात आपसे पूछा है। तो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन जब भी आ जाएगा ना, वो एंटीसेप्टिक के रूप में ही रहता है, सामान्यतः यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद टेरिडोफाइट पादप है, वो कौन सा है? टेरिडोफाइटा जो पादप है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा रहा है। तो टेरिडोफाइटा जो है वो फर्न होता है, बहुत याद रखना पड़ेगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा कौन है। अदरवाइज आप सही नहीं पढ़ा। स्पाइरोगाइरा है, ब्रेड में यूज होता है, ठीक है। मॉस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। रंगहीन प्लास्टिड को जाना जाता है, वैसे प्लास्टिड जो रंगहीन हो उसमें कलर ही नहीं हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ऐसे करके जिनमें रंग ही नहीं हो, रंग जो होता है ना वो प्लास्टिड पिगमेंट है, उन्हीं के कारण होता है। तो ये रंग ही जब नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जब रंग नहीं हो तो उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो 3 ऊतक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आपको याद है। तो जो लचीलापन होता है ना पौधे में, पौधे में जो लचीलापन होता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है कोलेनकाइमा, ठीक है? कोलेनकाइमा, ठीक है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ध्यान रखिएगा जब हम बायो बायो पढ़ते हैं प्लांट के टिश्यू के बारे में तो इसको पढ़ते हैं। नर एनाफ्लिज है, मादा एनाफ्लिज तो मलेरिया फैलाती है, तो नर एनाफ्लिज है ये आपसे पूछा रहा है। तो नर एनाफ्लिज जो है वो क्या है? तो ये फंगी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंगी वाला है ना, ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है, क्योंकि एनाफ्लिज आई डोंट थिंक कि फंगी टाइप में आएगा। ये तो एक मच्छर है, मच्छर है। तो आई डोंट थिंक, बाकी मैं इसको करेक्ट करके देखूंगा, अभी के लिए कवक देख के चलिए। उसके बाद पूछा रहा है कि पायरोविक फर्मेंट्स द ड्राउट फॉर इडली। पायरोविक का इडली के लिए गूथे आटे के किण्वन करता है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होता है। तो इडली बनाने के लिए पायरोविक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन करता है इडली का, वो कौन करता है? फंगी, एंजाइम, ईस्ट, या फिर गूंथा, ये क्या है? तो आई आई थिंक कि इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ईस्ट सेल है, इसी से संबंधित होता है, तो ईस्ट के कारण ही ये होता है फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जो है वो प्लांट का हार्मोन है, वो 5 होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इंसुलिन ह्यूमन का है, उसके बाद काइटोकिनिन, उसके बाद थायरोक्सिन, उसके बाद एस्ट्रोजन। तो इनमें से पादप का कौन सा है? तो साइटोकाइनिन, काइटोकाइनिन नहीं, ये साइटोकाइनिन होगा। यही ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 87 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। बाकी एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन सब ह्यूमन का है, इंसुलिन भी। निम्नलिखित में से किसमें लैंगिक प्रजनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया, अमीबा, ईस्ट, इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें होता है? तो ईस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अमीबा तो सीधा ऐसे ऐसे रहता है, उस 2 पार्टों में बट के 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल इसका नहीं होता है। उसी तरह से प्लाज्मोडियम और लेशमैनिया डेनोविना का होता है, लेशमैनिया डेनोविना अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 88 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 89 आते हैं, परागन क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ग्रेन जो है वो क्या है? तो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं। पराग कण जो होते हैं ना फूल का, देख लीजिएगा ऑप्शन में कैसा है, मैं इसको देख भी लूंगा। फूल में ना ऊपर ये ऐसे लगी होती है कलियां का, जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है ना, तो ये नर जननांग जो होता है ना, वहां पे ये पोलन ग्रेन होते हैं, और यही परागन में जो है वो मदद करते हैं। परागन होता है कि एक फूल से दूसरे फूल तक उसका पोलन जाना, पोलन ग्रेन जाना, तो इसे ही पॉलिनेशन कहा जाता है।
और जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ के बाद इसको बिजांड में तो जाना पड़ेगा ना, तो ये बिजांड में जब ये इस पाइप से जाता है तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। 90 नंबर का, वंशानुगति के नियम के साथ कौन सा वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है? जो हेरिडिटी इनहेरिटेंस का जो नियम है उससे कौन एसोसिएटेड है? तो उससे एसोसिएटेड है मेंडल। ठीक है। डार्विन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होती है? तो ऐसा प्रश्न को ना, 24 क्या है? तो 6 गुना 4 है, मतलब वो 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 गुना 2 है तो वो 3 से डिवाइड होगी, और वो 4 से मतलब 2 से डिवाइड होगी। तो ऐसा कुछ देखो कि वो 3 से डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, सारा अंक 3 से कटना चाहिए, तो 6 कटता है, 3 कटता है, 8 एक 9 कट गया, उसके बाद 0 बचता है। तो ये एक बस डिवीजन मैं देख रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ देखिए, 3 कट गया, 7 5 12 कट गया, 8 एक 9 कट गया। ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको चेक करना है, मैं मैथ्स को सॉल्व करवाने नहीं चलूंगा, टाइम काफी लग जाएगा। भिन्नात्मक रूप से इतना को क्या लिख सकते हैं? तो 646/100 क्या ही है, 646 नॉट 40, 6.46 है, तो 646/100 ये होगा, कहीं और 646/100, 1000 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बनाइएगा। अंडे की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण 7.80 रुपया में 3 अंडे कम उपलब्ध होते हैं प्रति दर्जन अंडे। आसान सा सवाल है, मैं इन सब चीजों को नहीं देखूंगा, मैथ्स को। ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स और सारा मैथ्स ही पूछा गया है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका समाप्त होता है, मैथ्स काफी ज्यादा है। ठीक है। तो आपने देख लिया, उसके बाद मेंटल एबिलिटी जो है वो दिया गया है 150 तक पूरा, आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है। पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, सारा पीडीएफ में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस जीके का क्वेश्चन दिखाने का आपको प्रयास किया है, तो आई होप आपको लेवल समझ में आया होगा। ठीक है, लेवल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने 2019 का पीटी का जो क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वहां मैंने किया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके और वीडियोज हैं, उनको देखने के लिए आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लो। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पीडीएफ कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तो वो पीडीएफ वहां से आप देख लीजिए, और उसके बाद इसकी तैयारी करनी है तो मैं जीके जीएस का तैयारी आपको करवा सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स का मेरे पास कंटेंट अभी प्रिपेयर्ड है नहीं है ना, जीके जीएस का भी मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है। तो यदि कोई कंटेंट राइटर हैं जो मुझे इस कंटेंट को प्रिपेयर करके दे सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक बैच अलग से स्टार्ट कर दूंगा, जहां पे मैं डिटेल से 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिसमें जीएस और जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो 75 क्वेश्चन में अराउंड मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ा दूंगा, तो आप यहाँ से 80% तो आसपास कर ही लोगे आंसर। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और कहीं पे गलतियां हुई हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं पहले ही बोल देता, लेकिन नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।